नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की उत्तराखंड की खास बुलेटिन की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दोपहर 4 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मैंने अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी फैसला होते हैं वो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। पार्टी मुख्यमंत्री बनाकर जनता की सेवा करने का उन्हें एक स्वर्णीय अवसर भी मिला। उन्होंने कहा कि कल विधायक दल की बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री पर चर्चा की जाएगी। ये संभव था एक छोटे से गांव के एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक इस पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये कितना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद प्रदेश की जनता को बधाई दी है। कार्यकाल में पत्रकारों से संबोधित में दीपक बाली ने कहा है कि जिस मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता और मातृशक्ति का लगातार अपमान किया है, आज उस अपमान का बदला आखिरकार उन्हें इस्तीफा देकर चुकाना पड़ा। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने भाजपा पर भी तंज कसते हुए कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव से पहले हटाकर उसने स्वीकार कर लिया है कि पिछले 4 वर्षों से भाजपा ने ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता पर बोझ के रूप में लाद रखा था जिसने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। इस मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता का अपमान कराया, देश में सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री होने का खिताब लेकर आज उनके इस्तीफे से उस प्रदेश की जनता का अपमान का बदला बराबर हुआ है। तो मेरी तरफ से प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई। और मातृशक्ति जिसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आज कहीं ना कहीं उस मातृशक्ति के जख्मों पर भी मरहम का काम हुआ है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि 4 साल तक उन्होंने प्रदेश की जनता पर एक ऐसा मुख्यमंत्री थोप कर रखा जिसके बोझ को चुनाव में जाने से पहले वो खुद नहीं उठा पा रहे हैं। तो मेरी तरफ से एक बार फिर ये प्रदेश की जनता की जीत है। और आम आदमी पार्टी ने लाठीचार्ज के बाद भी कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आम आदमी पार्टी शांत नहीं बैठेगी। नगर निगम में हाउस टैक्स में 20% छूट की अवधि पर 1 सप्ताह तक बढ़ा दी गई है। अब करदाता 15 मार्च तक 20% की छूट के साथ हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने की बढ़ती भीड़ और इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य को पूरा करने के लिए नगर निगम द्वारा बार बार करदाताओं को हाउस टैक्स जमा करने के लिए छूट दी जा रही है। नगर निगम में आज तक 25 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा हो चुका है और नगर निगम द्वारा बड़े टैक्स बकायेदारों को नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि जो लोग 15 मार्च तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करवाते उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
ये बढ़ा दिया गया है, 15 तारीख कर दी गई है। तो 20% छूट पर सभी से निवेदन है कि अपना हाउस टैक्स प्रॉपर्ली जमा करें। उनको नोटिस सब जा रही है, मैक्सिमम चली गई है और उनको 15 दिन का समय दिया गया है। अगर नहीं होता है तो उसके बाद जो वैधानिक कार्रवाई नगर निगम अधिनियम में है उनके खिलाफ की जाएगी। डोर टू डोर कूड़ा उठान के टेंडर दिलवाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में एक बार फिर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस मामले को लेकर नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा है कि इस मामले की जांच पहले भी हो चुकी है, लेकिन लोग इस जांच से संतुष्ट नहीं थे, लिहाजा दोबारा मामले की जांच की जा रही है। नगर आयुक्त ने कहा कि इस बार नगर निगम के अधिकारी के बजाय निर्देशालय के अधिकारी द्वारा मामले की जांच की जाएगी, ताकि जांच निष्पक्ष हो और इस मामले में दोषियों को सजा मिल सके। एक बार जांच इसकी हो गई थी, लेकिन अगर लोगों को संतुष्टि नहीं है तो इसकी पुनः जांच के लिए अब हमने ये निर्णय लिया है कि उसको नगर निगम के बाहर के किसी अधिकारी से जांच कराएंगे, ताकि इस पर यह कोई संदेह किसी को न रहे कि नगर निगम के अधिकारी जांच किसी दबाव में कर रहे हैं। तो इसका निर्णय हम 1-2 दिन में कर लेंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्य प्रभारी दिनेश मोहनिया ने दावा किया है कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2022 के चुनाव में बीजेपी और आप की ही टक्कर होगी। आगामी चुनावों को लेकर आप क्या रणनीति रहेगी, इस संबंध में हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने आप प्रभारी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आम आदमी पार्टी भी अब अपने पैर उत्तराखंड में जमाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रभारी आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया जी। उनसे बात करेंगे किस तरीके से वो आगे अपनी रणनीति तय करेंगे। प्रभारी जी, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे जेके। धन्यवाद। किस तरह देखते हैं पूरी राजनीति, एक हलचल पूरी राजनीति में नजर आ रही है? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये जो सरकार है जो पिछले 4 सालों से हर मोर्चे पे विफल रही है, उस सरकार को जितना जल्द से जल्द हो वो जाना चाहिए। असंतुष्टता केवल पब्लिक में नहीं है, विधायकों में भी है, मंत्रियों में भी है। सब तरफ इस सरकार को लेकर रोष है, गुस्सा है। सब लोगों का ये मानना है कि जिन उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया गया था, लेकिन वो उम्मीदें कहीं पूरी नहीं हुई। पिछले 4 साल में एक काम इस सरकार के पास नहीं जो बता सके कि इस क्षेत्र में ये काम किया गया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया जी ने इनको चुनौती दी थी कि आप काम गिनाइए, लेकिन वो मंत्री जी बोलने के बाद कि 100 काम गिनाएंगे फिर भाग खड़े हुए। हम पुनः चुनौती देते हैं कि वो काम गिनाएं अपने, कि उन्होंने क्या काम किया। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि लोग संतुष्ट नहीं है, विधायक संतुष्ट नहीं है, मंत्री संतुष्ट नहीं है। तो हमारा मानना है कि जन विरोधी जो सरकार है इसको निश्चित तौर पर जितना जल्द से जल्द हो उसको जाना चाहिए। मोहनिया जी, एक सवाल है, जिस तरीके से लगातार आपने कांग्रेस की सरकार में भी देखा और फिर बीजेपी सरकार में भी ये चलन रहा है कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, तो किस तरह देखते हैं, क्या जनता को इसका फायदा मिलेगा या नुकसान? देखिए, मेरा ये मानना है कि जनता को इस तरीके से इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि कौन जो जिस चीज के लिए उन्होंने वोट किया, क्या वो सरकार उसको डिलीवर कर पा रही है, नहीं कर पा रही। अगर एक मुख्यमंत्री 4 साल के बाद वो अपने 4 काम नहीं गिना सकता, तो मेरे को नहीं लगता कि उसको गद्दी पे और सीट पे बने रहने का कोई हक है। जनता के को तो जवाब देना पड़ेगा आपको, ये लोकतंत्र है और इसमें जनता जिन उम्मीदों के साथ आपको वोट कर रही है, तो निश्चित तौर पर आपको जनता के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि पिछले 4 साल में मैंने ये किया और अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा। मुझे लगता है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में भारतीय जनता पार्टी की जो त्रिवेंद्र रावत सरकार है वो फेल हुई है। वो पिछले 4 सालों में 4 काम गिनाने की स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है कि इस जो ये सरकार चल रही है इसे जल्द से जल्द विदा होना चाहिए। जल्द से जल्द हम इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड में पैर पसारती जा रही है, अपना कुनबा बढ़ रहा है, लगातार आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है कि आम आदमी पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है। तो 2000 आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी से टक्कर होगी या फिर कांग्रेस से? कांग्रेस को किस पायदान पर आप देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि 2022 का जो चुनाव है वो केवल भारतीय जनता पार्टी
पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाला है। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में कांग्रेस मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस में ना तो समर्थ है और ना ही उनकी इच्छा है भाजपा से लड़ने की। मुझे लगता है जो मित्र विपक्ष की भूमिका अभी तक निभाई है उन्होंने, उसको लेकर भी जनता में रोष है। और मैं तो कई बार ये पूछता हूं कि कांग्रेस को लोग वोट क्यों दें? क्या वोट इसलिए दिए हैं कि वो आज जिस भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हैं उस वोट को कांग्रेस के विधायक बेच देंगे? वो अगले दिन जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देंगे। तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब है आप अप्रत्यक्ष रूप में भाजपा को वोट दे रहे हैं। और इसका उदाहरण आप देखते हैं, कर्नाटका देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, पौंडीचेरी देख लीजिए, गोवा देख लीजिए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस पूरे चुनावी परिदृश्य में बाहर है। और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो मुकाबला है वो 2022 में होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और इस प्रदेश की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। मोहनिया जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपने पूरे उत्तराखंड का दौरा किया, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, विधायकों से भी मुलाकात हुई है, क्या कुछ आगे रहने वाला है? क्या कुछ विधायक हैं जो आपके संपर्क में हैं? निश्चित तौर पर कुछ विधायक संपर्क में हैं और मेरा मानना है कि इस निकम्मी सरकार को लेकर जो रोष है वो न केवल जनता में है बल्कि विधायकों में है, मंत्रियों में है। और सब मानते हैं कि पिछले 4 सालों में सरकार ने कोई काम नहीं किया और पूरी तरह से सरकार विफल रही है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एक बेहतर विकल्प के रूप में इस प्रदेश की जनता, विधायक और मंत्री सब देख रहे हैं। लोग अब उम्मीद से आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है वो उन सपनों को पूरा करेगी जिनको लेकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। उत्तराखंड का निर्माण केवल इसलिए नहीं हुआ था कि मैप के ऊपर कुछ लकीरें खींच दी जाएंगी और एक नया प्रदेश बन जाएगा। मुझे लगता है कि वो जन भावनाओं की पूर्ति के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था, जिसको अब केवल आम आदमी पार्टी पूरा कर सकती है। हमारे साथ मौजूद थे दिनेश मोहनिया जी, उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के प्रभारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्प बनकर अब उत्तराखंड में उभर रही है। और लगातार विधायकों का आना भी इसमें निश्चित है कि कहीं ना कहीं 4 विधायक जो उनके संपर्क हैं वो जल्द ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे और आने वाले 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर एक सरकार बनाएगी। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मंगलौर पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए कस्बा लमडोरा निवासी युवक को चरस और स्मैक के अलावा हजारों रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। देर शाम सीओ मंगलौर पंकज गोरेला ने मुखबिर की एक सूचना के आधार पर कस्बा लमडोरा में एक युवक स्मैक की तस्करी कर रहा था। सीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लमडोरा के मोहल्ला मातावाला हसन बाग के एक घर में छापेमारी कर एक युवक को चरस व स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। मंगलौर हैं, इनके पास सूचना थी और इन्होंने कल एक जल्दी एक टीम गठित करके इंस्पेक्टर मंगलौर के नेतृत्व में, क्योंकि लंढौरा क्षेत्र में हमारे को लगातार शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं। पूर्व में भी वहाँ पर पकड़े गए थे, उसमें जो हमारा NDPS के पूर्व में भी मुकदमे हुए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में कल सीओ मंगलौर की सूचना पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो अभियुक्त है सादाब, इसके पास से करीब 50 ग्राम हमें स्मैक मिली है और करीब 30-36 ग्राम हमें चरस और बाकी जो 26,000 रुपये और 5 मोबाइल मिले हैं जो अपने और लोगों से संपर्क करने के लिए यूज़ कर रहा था। तो हम लोगों को इससे काफ़ी जानकारी मिली है। इसमें और भी जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग इसको माल प्रोवाइड करा रहे थे और जो ये आगे दे रहा था, उसकी एक लिस्ट है, उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और जल्दी और लोगों की उसमें अरेस्टिंग की जाएगी। हल्द्वानी के कई क्षेत्रों में पिछले 1.5 महीने से पेयजल संकट गहरा गया है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तल्ली हल्द्वानी, सुयाल कॉलोनी, प्रगति विहार और दुर्गा विहार में लंबे समय से पेयजल की दिक्कत हो रही है, जिसके चलते आज पार्षद मनोज जोशी ने क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर जल संस्थान कार्यालय में अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मनोज जोशी ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से भीड़ के चलते बुजुर्ग लोग टैंकर से पानी नहीं भर पा रहे हैं और जल संस्थान के अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं अधिशासी अभियान ने कहा कि उनकी समस्या जल्द पूरी हो जाएगी। हाँ, अभी इन्होंने अवगत कराया है कि पेयजल की इन्हें दिक्कत है और वर्तमान में हमें टैंकर्स के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, बट वो टैंकर्स में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पानी भरने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं।
तो वार्ड मेंबर साहब का एक सजेशन था कि हम कुछ ऐसा करें कि पाइप से थोड़ा उनको दे दें, तो हम वो प्रयास कर रहे हैं कि वो उनको जरिए दिया जाए। और हमने वैसे भी इनको कल टाइम दिया 10 बजे, हम वहाँ साइड पर जाके देखेंगे और पूरी प्रयास यही करेंगे कि पाइपलाइन के थ्रू इनके घर में सप्लाई दी जाए। ये टैंकर तो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं या महिलाएं घरों में होती हैं, उनके लिए दिक्कत तो ये है। 1.5 महीना होने वाला है तल्ली हल्द्वानी वार्ड 58 में सुयाल कॉलोनी, प्रगति विहार और दुर्गा विहार में काफ़ी समस्या बनी हुई है। आज दुर्गा विहार और सुयाल कॉलोनी के लोगों के साथ हमने यहाँ प्रदर्शन और घेराव करा है और हमें एक्शन साहब ने वो दिया है टाइम कि कल अगर 10 बजे आएंगे, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि हम पानी की पूर्ति करके जाएंगे, अगर ये नहीं करते तो हम इन्हें वहाँ से आने नहीं देंगे। इसमें हमारी जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है और ये लोग कह रहे हैं टैंकर से पानी डाल लो। टैंकर में ये करीब 70 साल की उम्र वाले लोग कैसे पानी उठाएंगे, इसलिए हमने इनसे कह दिया कि अगर आप टैंकरों से पानी देते हैं तो मानक के अनुसार जो भी है आप उसमें टैंकर में जो पाइप होता है इनका, उसमें हमारी टैंकरों में डाल के जाएं। कितनी आबादी को पानी नहीं मिल पा रहा होगा? करीब इस वक्त जो हमारे वहाँ है करीब 1500 लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। महाशिवरात्रि का पर्व करीब आते ही लक्सर में इन दिनों बम बम भोले के नारे सुनाई दे रहे हैं। इस खास पर्व के नजदीक आते ही सड़कों पर भोले के भक्त कावड़ियों की भीड़ दिखने को मिल रही है। प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अनेक मंदिरों में का खास तौर पर भगवान शिव के मंदिरों में शिवरात्रि के मौके पर गंगा जल से जलाभिषेक किया जाएगा। इस बार भी स्थानीय शिव भक्तों के अलावा उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों से हरिद्वार आए कावड़ियों द्वारा गंगा जल लेकर अपने अपने क्षेत्रों की ओर रवाना हो रही हैं। कावड़ियों की सेवा में लक्सर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। हरिद्वार नगरी की तरह बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं। वजह यह है कि 11 तारीख को महाशिवरात्रि पर्व है और ऐसे में कहीं ना कहीं लक्सर के आसपास के जितने भी शिवालय हैं उन सब में जलाभिषेक होगा। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश जाने वाले कावड़ी भी लक्सर से होकर गुजरते हैं। हम मौजूद हैं लक्सर के ट्रक यूनियन ऑपरेटर्स का जो ग्राउंड है उसमें, और यहाँ कार्यालय के सामने ही यूनियन की तरफ से एक विशाल भंडारा आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में जो ट्रक यूनियन लक्सर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं यानी कि और उनके जो अधिकारी हैं, खासतौर पर जो यूनियन के पदाधिकारी वहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ में अनिल भाई हैं जो सचिव हैं यूनियन के। सर, किस तरह से आप ये बार भंडारा चलाइए, कब से चला रहा है? ये 93 से आज तक हम शिव का भोले का भंडारा जो कब से चला रही है और बस शिव की कृपा है। लगातार इस वर्ष कोविड की वजह से हमने सोचा ना करें, लेकिन फिर भी भोलों के आगमन की वजह से हमें चलाना पड़ा। भीड़ तो काफ़ी है, भीड़ काफ़ी है और हम सेवा में लगे हुए हैं और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? जसवीर। आप एसोसिएशन में हैं पदाधिकारी। इस बार भंडारे में आप भोलों के लिए क्या क्या व्यंजन दे रहे हैं? आलू पूरी है, हलवा है, चाय है, पकौड़ी है। भंडारा ना चले सब सेवा है। यहाँ और भी पदाधिकारी मौजूद हैं। सर भंडारा ना हो पैसे ज़्यादा उन्हें तो घर बैठे हुए मिले हैं रोटी बारे में तो बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं कोविड को देखते हुए आप ध्यान रख रहे हैं कोविड के भाई कोविड को देखते हुए ही इस बार हमने फिर अधिक उसमें करना था, फिर भी हमने लेट किया है कि कम समय वो लगे, और उसके देखते हुए हमने यहाँ पे आलू पूरी और हलवे की व्यवस्था और वर्क के लिए हमने सिंपल आलू की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था में प्रसाद की आप देख सकते हैं। कुछ कावड़ी लोगों से बात करेंगे। किस तरह से ये कावड़ रखने के लिए भी बलियाँ लगाई गई हैं और यहाँ कावड़े मौजूद। आपका नाम क्या है? रामवीर। आप कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से। कहाँ तक जाएंगे जी? मीरावाला। अच्छा, मीरावाला शिवालय में जाएंगे और भी यहाँ कावड़े मौजूद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कुमार त्यागी। विजय त्यागी जी, आप कहाँ से? हरिद्वार से जल लेकर आए हैं? हरिद्वार से आए जी। अच्छा, कहाँ जाएंगे? हापुड़ जाएंगे। हापुड़ जाएंगे। और भी कावड़ियाँ मौजूद हैं। 2 कावड़ आपको ले रखी है। दूसरी कावड़ देखती है हमारे यही कासमपुर भोला के रहने वाले हैं, जिला मुजफ्फरनगर हमारा गाँव। अच्छा। तो आप हर साल शिवरात्रि में कावड़ शिवरात्रि को रखते हैं हर साल। क्या इस बार भोले से क्या मांगा है? क्या भगवान भोले बाबा, मैं हर साल भोले के पास ही जाऊँगा। घर परिवार में राजी खुशी रखे और ऐसे और कावड़ी भी देखो बनियान में ही है और पूरा पदयात्रा करें। हमारा गुरु है अजयवीर सिंह। आप हरिद्वार से कावड़ लाते हैं, कहाँ तक जाते हैं? जिला परिषदगढ़। कितनी लंबी यात्रा है ये 150 किलोमीटर के लगभग। 150 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। तो इस बार क्या भोले से क्या उम्मीद है? सुख शांति होनी चाहिए। आपने सुना, हर एक भोला मुंह पर बम बम के नारे हैं, साथ में देश और समाज की तरक्की उन्नति के साथ ही कोरोना महामारी के विनाश
का संकल्प ले रहे हैं। कह रहे हैं कि भोलेनाथ इस बार जो तमाम बीमारियां उन्हें समाप्त कर दे और हमारे देश और समाज की तरक्की करे, ये इनके मन में है। इसी को लेकर के ये 11 तारीख को अपने शिवालयों पर जाकर के जहां इन्होंने जो बोला हुआ है वहां जाकर के चर्चा करेंगे। जसवीर सिंह, जगह 24 न्यूज, लक्सर। लक्सर शुगर मिल की मेली दुर्घटनाओं का सबब बन रही है। दरअसल मिल से मेली लेकर आने वाले ट्रक ट्रॉलियों में मेली सड़कों पर गिरती रहती है, जिससे 2 पहिया वाहन फिसलकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं लक्सर नगर और हरिद्वार लक्सर हाईवे की रायसी लक्सर स्टेट हाईवे पर हो रही है। इन दुर्घटनाओं में अब तक 10 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से 2 पहिया वाहन सड़क पर बिछी मेली पर फिसलकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इस बाबत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। चुनाव करीब आते ही सियासी गतिविधियों में तेजी नजर आ रही है। सभी सियासी पार्टियों ने 2022 के चुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी जनाक्रोश रैली के माध्यम से जहां सरकार की गलत नीतियों के बारे में लोगों को बताएगी, वहीं पार्टी ने योजनाओं से भी जनता को अवगत करवाएगी। उन्होंने बताया कि वो अपनी इस रैली को 14 मार्च को श्रीनगर से शुरू करते हुए अन्य जिलों में ले जाएंगे। हम जनाक्रोश रैली के माध्यम से उत्तराखंड के आम जनमानस के बीच जाने का काम करेंगे और इसकी शुरुआत श्रीनगर गढ़वाल से हम करने जा रहे हैं। 14 मार्च को जो है श्रीनगर में जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, जिस जनाक्रोश रैली में बड़ी संख्या कांग्रेस की और आम जन प्रतिभा करने का काम करेंगे। 14 मार्च के बाद 25 मार्च को जो है हम राजधानी के अंदर जनाक्रोश रैली का आयोजन करेंगे। 5 अप्रैल को जो है हम उत्तरकाशी में जनाक्रोश रैली का आयोजन करेंगे। उसके बाद पिथौरागढ़ के बाद हरिद्वार के बाद भीमसिंह नगर और तमाम जगह जो है, चाहे टीरी हो चाहे मोड़ा हो, हर वजह हम जनाक्रोश रैली के माध्यम से आम जाने का कार्य करेंगे। अब तक की उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।